मैं अनिल कुमार एपी टीवी देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत करता हूं। मैं 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों के बारे में एक एक करके बातें करेंगे। हम सबसे पहले रोहतक लोकसभा की बातें करेंगे, क्योंकि रोहतक लोकसभा हरियाणा में राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ की एक पारिवारिक राजनीति है। यहाँ एक परिवार है, हुड्डा परिवार है, जिसका रोहतक लोकसभा गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चुनाव लड़े हैं। रोहतक में कुल 19 बार चुनाव हुए हैं और 11 चुनाव हुड्डा परिवार ने लड़े हैं। यह परिवार यहाँ से 2 बार हारा है, इसलिए इसको हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। सच्चाई यह है कि दोस्तों, राजनीति में जितने भी गढ़ हैं वह टूटने के लिए होते हैं। पहले 1999 में, फिर 2019 में हुड्डा परिवार का ये गढ़ टूट चुका है। हरियाणा में 2 परिवार ऐसे हैं जिसकी तीसरी पीढ़ी को लोकसभा का मुंह देखा है। वह एक परिवार हुड्डा परिवार है और दूसरा परिवार बंसीलाल परिवार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी रणबीर सिंह हुड्डा जी ने 1952 और 1957 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और इसके बाद वो प्रदेश की राजनीति करने लगे। 1952 में चौधरी रणबीर सिंह ने जमींदारा पार्टी के चौधरी हरिराम जी को हराया था और 1957 में चौधरी ध्वजाराम जी को हराया था। इस चुनाव में चौधरी हरिराम चौथे स्थान पर थे, लेकिन उनकी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण थी। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पर चुनाव लड़ा था। 1962 में चौधरी रणबीर सिंह ने कलानौर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने रणबीर सिंह सिरोहा को चुनाव मैदान में उतारा। चौधरी लहरी सिंह मलिक के हाथों वो हार गए। रोहतक लोकसभा में जनसंख्या खाता भी चौधरी लहरी सिंह ने खोलने के नाम पर दर्ज है। 1967 में फिर से कांग्रेस के रणबीर सिंह सिरोहा को चुनाव मैदान में उतारा गया। इस बार जनसंघ के चौधरी रामस्वरूप को हराने में सफल रहे। 1971 में चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के रणबीर सिरोहा जी को भी हराया। हरियाणा में जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, उनको स्थापित करने में भी जो हरियाणा के जाट प्रत्याशी हैं उनका योगदान था। चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक बड़े नेता जनसंघ के रहे हैं। आपातकाल के बाद चुनाव जनता पार्टी के पुराने जो वफादार आदमी थे वो प्रोफेसर शेर सिंह जी, जो जनता पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के चौधरी मनफूल सिंह को हराया। जनता पार्टी का चुनाव निशान चौधरी चरण सिंह की पार्टी का हलाया था। 1980 में मध्यवर्ती चुनाव हुए और केंद्र में इंदिरा गांधी की शानदार वापसी हुई, लेकिन दिल्ली से लगे रोहतक में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। चुनाव से पहले जनता पार्टी से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने अपनी जनता पार्टी सेक्युलर बना ली थी और नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी के दोनों धड़ों ने अपने अपने अलग कैंडिडेट उतारे। जनता पार्टी ने प्रोफेसर शेर सिंह जी को उम्मीदवार बनवाया और जनता पार्टी सेक्युलर की तरफ से स्वामी इंद्रवेश ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने इस चुनाव में एक अद्भुत प्रयोग किया। जनता पार्टी सरकार में जहाज रानी मंत्री रहे दलित नेता चांदराम जी को टिकट देकर रोहतक के चुनावी रण में उतार दिया। जाट बहुल्य रोहतक संसदीय क्षेत्र में यह प्रयोग इंदिरा गांधी का एक दुस्साहस ही था। 2 जाट उम्मीदवारों के सामने गैर जाट उम्मीदवार को इस रणनीति के तहत खड़ा किया था ताकि जाट मतदाता 2 जगह बट जाएं और चौधरी चांदराम जी जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को भारी पड़ा और चुनाव में 2 जाटों नेताओं के बीच ही सिमट गया। कांग्रेस तीसरे स्थान पर जा पहुंची। विजयश्री जनता पार्टी सेक्युलर के इंद्रवेश जी की हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 में
जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के पास सहानुभूति की लहर थी। उसका फायदा उनको रोहतक में भी मिला। चौधरी हरिद्वारी लाल जी यहाँ से सांसद बने। उन्होंने लोकदल प्रत्याशी डॉक्टर स्वरूप सिंह जी को हराया। जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला प्रत्याशी दोनों ही शिक्षित थे और दोनों ही कुलपति रह चुके थे। तंज के रूप में चौधरी हरिद्वारी लाल जी कहा करते थे, हरियाणा में 1.5 ही उम्मीदवार पढ़े लिखे थे, एक मैं और आधा स्वरूप सिंह। हकीकत दोस्तों इसके ठीक उलट थी। शिक्षित योग्यता और ज्ञान में डॉक्टर स्वरूप सिंह 21 पढ़ते थे, लेकिन राजनीति चतुराई और तिकड़मबाजी में वो चौधरी हरिद्वार लाल के सामने नहीं टिक पाते थे। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार लाला ओकमचंद गोयल तीसरे स्थान पर है। जून 1987 में होने वाले चुनाव से पहले चौधरी हरिद्वारी लाल जी ने कांग्रेस को झटका देते हुए लोकदल बहुगुणा में शामिल हो गए और उनके इस कदम से रोहतक लोकसभा में उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई। उपचुनाव में हरिद्वारी लाल जी ने लोकदल बहुगुणा के रूप में ताल ठोक दी। कांग्रेस के प्रोफेसर शेर सिंह को राया फिर से लोकसभा पहुंच गए। इस चुनाव में लोकदल अजीत सिंह की ओर से चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जी को भी उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वे बुरी तरह से हारी और तीसरे स्थान पर रही। 1979 के आम चुनाव से पहले देश में एक बड़ा बदलाव जनता दल की स्थापना के रूप में हो चुका था। इसके संस्थापक विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल थे। देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए रोहतक, सीकर और फिरोजपुर 3 जगह से चुनाव लड़ा। रोहतक, सीकर में वे विजयी रहे, लेकिन फिरोजपुर में वो हार गए। रोहतक में उन्होंने कांग्रेस के चौधरी हरिद्वारी लाल को पराजित किया। चौधरी देवीलाल इस चुनाव में 2 जगह से जीते थे, रोहतक और सीकर से, इसलिए उन्होंने रोहतक लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। रोहतक की सीट छोड़ना चौधरी देवीलाल के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद चौधरी देवीलाल अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत। वह न केवल रोहतक से ही अगले 3 चुनाव हारे, बल्कि गिराया विधानसभा से भी प्रोफेसर छत्रपाल से चुनाव हार गए। एक दशक की लगातार हारों के बाद 1999 में चौधरी देवीलाल को राज्यसभा की शरण लेनी पड़ी। खास बात यह है कि दोस्तों, चौधरी देवीलाल किसी जमाने में राज्यसभा जाने वाले नेताओं को नेता ही नहीं मानते थे। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, कुछ भी करवा देता है। चौधरी देवीलाल को राजनीतिक पतन ने देसीवाल पट्टी में एक नए नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जन्म दिया। 1991 में चौधरी देवीलाल को हराकर हुड्डा एक बड़े नेता बन गए। इससे पहले 2 बार प्रयासों के बावजूद विधानसभा का मुंह भी नहीं देखा था। 1996 में बड़ा बदलाव यह हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता मुक्त कर दिया और प्रदेश में भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन हो गया। लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा और देवीलाल आमने सामने थे। भाजपा स्वामी इंद्रवेश जी को उम्मीदवार बना चुकी थी। हुड्डा फिर से बाजी मार ले गए। 1998 की जीत की हैट्रिक के बाद अपनी पहली दूसरी जीत के बीच 5 वर्षों में हुड्डा इतने शक्तिशाली हो गए थे, कांग्रेस में उनका प्रतिद्वंदी भजनलाल खुद को काफी हद तक असुरक्षित मानने लगे थे। हुड्डा जी की तीसरी जीत के बाद तो चौधरी भजनलाल जी ने रोहतक में हराने के लिए अपने तमाम घोड़े खोल दिए थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो रोहतक के सांसद हैं, 1999 में लोकसभा क्षेत्र में भजनलाल जी ने आजाद उम्मीदवार खड़ा करवाया था चुनाव में, ताकि ब्राह्मणों के वोट हुड्डा के पक्ष में जाने से रोके जा सकें। इस चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा को 27,465 वोट मिले थे। उधर 1999 में मुख्यमंत्री पद पर आसीन ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए हुड्डा बड़ा सिरदर्द बन गए थे। चुनाव कारगिल युद्ध के बाद हो रहे थे और चौटाला और भाजपा का गठबंधन था।
एक तरफ से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में लहर चल रही थी। सितंबर अक्टूबर 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए तो चौटाला साहब ने रोहतक से कैप्टन इंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और आश्चर्यजनक रूप से कैप्टन इंदर सिंह हुड्डा साहब को पराजित करने में सफल हो गए। सैनिक पृष्ठभूमि के अलावा कैप्टन इंदर सिंह के खाते में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को पटकनी दे दी थी जिसने प्रदेश के सबसे बड़े गद्दावर पहलवान चौधरी देवीलाल को एक बार नहीं 3 बार हराया था। उस चुनाव में निर्दलीय उतरे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने रोहतक से सांसद बनने का सपना 2019 में पूरा किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हराकर। 2004 के लोकसभा के चुनाव में हुड्डा साहब ने फिर से शानदार वापसी की। इस बार उन्होंने जिसे पराजित किया था वो पार्टी इनेलो नहीं थी बल्कि भाजपा थी। भाजपा के युवा चेहरा कैप्टन अभिमन्यु इस चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। इनेलो प्रत्याशी एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति जनरल भीम सिंह सुहाग को तीसरे स्थान पर खिसका दिया था। इस चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु भले ही चुनाव नहीं जीत पाए हो, लेकिन भाजपा को उन्हें गांव देहांत खेतों तक पहुंचा दिया था और खुद भी एक दमदार नेता के रूप में उभर कर सामने आए। हरियाणा की राजनीति में बहुत सफल भी हो रहे। भाजपा को इस चुनाव में 1,73,800 वोट मिले थे, जो बहुत बड़ी बात थी। हुड्डा साहब को इस चुनाव में 3,24,235 वोट मिले थे और सुहाग को 1,56,040 वोट मिले थे। इस चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली पत्नी गीता ग्रेवाल भी बसपा के चुनाव निशान पर मैदान में उतरी थी और 24,228 वोट ही हासिल कर पाई। साल 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद हुड्डा साहब तो मुख्यमंत्री बन गए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मुकाबला मुख्यमंत्री के बेटे अमेरिका से लौटे दीपेंद्र हुड्डा और फिर से कैप्टन अभिमन्यु के बीच था। दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत तय मानी जा रही थी। वह अपने पिताश्री से भी ज्यादा मतों से जीते, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु 1.25 लाख वोट तो ले ही गए। इनेलो प्रत्याशी बलवान सुहाग जी मात्र 41,000 वोटों के साथ सिमट गए। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले इनेलो और भाजपा में फिर से दोस्ती हो गई और दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। रोहतक की सीट इनेलो के खाते में आ गई और दीपेंद्र हुड्डा के सामने बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को चुनाव मैदान में उतारा और इस दफा दीपेंद्र हुड्डा ने 5,84,766 वोट हासिल करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। राठी साहब को मात्र 1,39,168 वोट मिले। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड आंधी देश में आई हुई थी। इस आंधी में भी दीपेंद्र हुड्डा नहीं हिले। उन्होंने 4,90,000 वोट हासिल करके भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ को 1,70,000 वोटों से हराया और ये सिद्ध कर दिया कि रोहतक हुड्डा का गढ़ है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक में गढ़ तो टूटने के लिए बने होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था। 2014 की आंधी में भी दीपेंद्र हुड्डा अड़ा रहा और 2019 में कांग्रेस से भाजपाई हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा से हार गए। यह वही अरविंद शर्मा है जो 1999 में भूपेंद्र हुड्डा के सामने निर्दलीय चुनाव लड़कर मात्र 27,000 वोट में सिमट गए थे और 2019 में दीपेंद्र हुड्डा की हार डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए की जीत को जो हुड्डा साहब के समर्थक थे वे जबरन जीत बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्तों, हुड्डा चुनाव हारे थे। कोशिश हल्के से भाजपा की लीड भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए 2024 के चुनाव में भी बड़ी
चुनौती के रूप में खड़ी है। ये थी दोस्तों रोहतक लोकसभा की कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये आपको पता ही होगा। और जिस दोस्त को, जिस साथी को नहीं पता, उनके लिए हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। रोहतक लोकसभा में महम आता है, गढ़ी सांपला किलोई आता है, रोहतक आता है, कलानौर आता है, बेरी आता है, बहादुरगढ़ आता है, कौसड़ी आता है, बादली आता है। दोस्तों 2024 में आप कमेंट करके जरूर बताना कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे, और बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव मैदान में खड़े हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। धन्यवाद साथियों।